इन दो चेहरों को जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि पिछले 48 घंटे में ये लोग जबरदस्त चर्चा में हैं। एक हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और दूसरी है ज्योति मल्होत्रा, जो कि ट्रैवल ब्लॉगर है यानी यूट्यूबर है। पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करने का आरोप लगा है, गिरफ्तार किया गया है। मगर इस मामले में इतने सारे सवाल हैं कि उन सवालों ने दिमाग भन्ना दिया है। यकीन मानिए, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कथित जासूसी मामले में ज्योति मल्होत्रा को लेकर सवालों पर बात होगी। साथ ही ये भी देखेंगे कि बार बार आरएसएस और कथित हिंदुत्व संगठनों के लोग और भगवा लहराने वाले लोग ही जासूसी कांड में क्यों पकड़े जाते हैं। क्या ये ऐसे कांडों को छुपाने का हथियार बन गया है, यानी धर्म? क्योंकि याद तो होगा ही, प्रज्ञा ठाकुर को लेकर हाल ही में एनआईए ने फांसी की सजा की मांग किया है, फांसी की सजा, और उन्हें मोदी ने सांसद बनाया था पिछली बार, याद है कि भूल गए। उधर विदेश मंत्री को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपराध का आरोप लगाया है, यानी क्राइम करने का आरोप लगाया है, यानी विदेश मंत्री ने भारत के साथ अपराध किया है। क्या अपराध है, उस पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कितने गंभीर सवाल उठाए हैं। इन मामलों पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे आपके टैक्स का पैसा खाकर डीडी नेशनल पर 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढने वाला साइंटिस्ट झूठ फैला रहा है, और किस तरीके से हर एक आपदा में गुजराती जोड़ी अवसर ढूंढती है, उसे भी देखा जाएगा। क्या आप सोच भी सकते हैं कि जब हमारे देश के 26 लोग आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए हों, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फिर से कई दर्जन लोग मारे गए, और सरकार में बैठे लोग खाली अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, खाली अपनी पॉलिटिक्स। आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन याद रखिए, सनद रहे कि मुमकिन है योजना चल रही है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। 2 सेकंड लगता है, अभी निपटा लीजिए। अच्छा, कुछ लोग फोन की घंटी बजाने लगते हैं। दरअसल यूट्यूब पर जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में ऑप्शन आता है, वहां पर जो घंटी है वहां क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, फोन की घंटी नहीं बजानी है। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में पिन भी किया है, कृपया उसे ज्वाइन कर लीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहेंगे, हम उन्हें डायरेक्ट भी वीडियो भेज पाएंगे, क्योंकि मुमकिन है योजना जारी है, कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। कभी सरकार कुछ कर सकती है, कभी यूट्यूब से भी कुछ हो सकता है, और कभी कोई न्यूज़ एजेंसी भी। आपके चैनल लोकहित इंडिया पर न्यूज़ एजेंसी ने 2 स्ट्राइक भेजा है। इसे बचाने के लिए हमें 18 लाख प्लस जीएसटी का भुगतान करने की डिमांड की गई है, और इस भारी भरकम रकम का जुगाड़ आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। इसलिए स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड, मोबाइल नंबर या फिर अकाउंट नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विदेश से भारतीय दौरे पर लौटते हुए नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने नवाज शरीफ के घर पहुंच जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं। नवाज शरीफ उनकी मां को चादर भेंट करें, शॉल भेंट करें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुरीद पूरी कर दी है। सवाल यह है कि विजय शाह को आतंकवादियों की बहन मिल गई है क्या ये कहना सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि आरोपों के दम पर हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपों में गिरफ्तार तो कर लिया गया है, और तब सवाल उठता है कि ज्योति हिंदुत्व की आड़ में भगवा लहराते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, तो देसी बॉन्ड ने कपड़ों से क्यों नहीं पहचाना? कहाँ था मोदी का पेगासस? कहाँ छुपा रखा है अमित शाह ने? क्योंकि जासूसी का तो इन लोगों का पुराना रिकॉर्ड है, बहुत सारे आरोप लग चुके हैं। इजराइल से जासूसी के लिए ही तो पेगासस खरीद के लाए थे, वो भी चोरी छिपे। फिर जेम्स बॉन्ड को इस्तेमाल के लिए क्यों नहीं दिया गया? या तो तुम्हारा जेम्स बॉन्ड सिर्फ विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की जासूसी करता है, और करे भी क्यों ना। आतंक के आकाओं के खिलाफ एक्शन से पहले तो चिट्ठी भेज दी जाती है, संदेश दे दिया जाता है कि भैया हम हमला करने जा रहे हैं, इधर से मिसाइल दाग रहे हैं, तैयारी कर लेना। और तब सवाल उठता है कि ज्योति का गुनाह बड़ा है या जयशंकर का? क्योंकि जेम्स बॉन्ड निकम्मा है, ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है, नहीं तो पहलगाम में 26 मासूमों की जान नहीं गई होती। महामानव की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के जासूसों को पहले ही पकड़ लेते, किसी आदिल को पाकिस्तानी गोलियां अपनी छाती में नहीं लेनी पड़ती। जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर एनआईए तक सब अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली में बैठी कुछ खुफिया एजेंसियां अजीत डोभाल को रिपोर्ट करती हैं, और 56 इंची छाती होने का दावा हरियाणा पुलिस पीट रही है कि उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा को पकड़ लिया। तो क्या देश की सुरक्षा हरियाणा पुलिस को सौंप दी जाए? वक्त आ गया है क्या? और ज्योति की गिरफ्तारी तब हुई है जब पंजाब पुलिस ने मलेरकोटला से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, गजाला और यामीन मोहम्मद। ये वो 2 लोग हैं जिन्हें दानिश पैसे भेज रहा था, जिससे ज्योति पाकिस्तानी दूतावास में मिली थी। इसी व्यक्ति ने ज्योति को पाकिस्तानी हैंडलर से मिलवाया, और उनमें से एक का मोबाइल नंबर ज्योति ने जट रंधावा नाम से सेव किया था। आरोप यह भी है कि ज्योति को पाकिस्तान की इमेज को चमकाने का काम दिया गया था, और मार्च अप्रैल में ज्योति ने पाकिस्तान टूर के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। पुलिस का दावा है कि वीजा मिलने के बाद
ज्योति कम से कम 2 बार पाकिस्तान गई। तो फिर सवाल यह है कि अगर एक यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी तो भारत की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं? वो कहाँ व्यस्त थीं? एक लड़की पाकिस्तानी दूतावास जाती है, वहां से पाकिस्तान जाने का वीजा लेती है, फिर वो पाकिस्तानी दूतावास के एक व्यक्ति से मिलती है, वो दूसरे पाकिस्तानी हैंडलर से उसे मिलवाता है, उसके बाद वो पाकिस्तान जाकर वीडियो बनाने लगती है, वीडियो चलती रहती है और नरेंद्र मोदी की खुफिया एजेंसियां एक बार उससे नहीं पूछती कि आप पाकिस्तान में किसके संपर्क में हो, किससे मिल रही हो, या फिर कम से कम ज्योति को इतना ही बता दिए होते कि आप जिससे मिल रही हैं वो ठीक आदमी नहीं है। आरोप है कि ज्योति मिलिट्री प्रतिष्ठानों की जानकारी पाकिस्तान को भेज रही थी और पाकिस्तान से आने के बाद भी पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क में थी। सवाल यह है कि पहले 2 सालों में ज्योति ने पाकिस्तानी जासूसों को कितनी जानकारी दी और पहलगाम हमले से पहले ज्योति को भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने क्यों नहीं टारगेट किया? क्योंकि पाकिस्तान जाने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं जाते हैं, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है, मगर किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। तो क्यों नहीं गया? 13 मई 2025 को एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया और अब ज्योति को टारगेट पर लिया गया है। इस बीच हरियाणा के नूंह से पुलिस ने अरमान को भी पकड़ा है। आरोप है कि इसने पाकिस्तानी जासूसों को मोबाइल सिम वगैरह दिलवाया और खुद डिफेंस एक्सपो 2025 में घूमने गया ताकि मिलिट्री से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को भेज सके। इतना सब कुछ होता रहा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी के कानों में जू नहीं रेंगी। किसी ने नहीं पूछा कि एक अनजान लड़की पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों के साथ घुल मिल रही है तो क्यों? कहीं कोई पेच तो नहीं? आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तानी एक यूट्यूबर को इतना भाव दे रहे हैं? अगर दे भी रहे थे तो इसके पीछे चल क्या रहा था? क्या आईबी को अपना काम नहीं पता है या पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के पूरा होने का इंतजार हो रहा था ताकि यह पता लगाया जा सके कि ज्योति मल्होत्रा क्या कर रही थी और उसके नेटवर्क किससे जुड़े हुए हैं? या क्रेडिट पंजाब पुलिस को दिया जाए जिसने मलेर कोटला से 2 लोगों को गिरफ्तार करके दानिश के गिरोह को भंडाफोड़ कर दिया। मगर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री को जवाब मिल गया है कि आतंकवादी अपनी बहन बनाने में जात और धर्म नहीं देखते और ये भी नहीं देखते कि वो कौन से रंग का झंडा लहरा रही है। जैसे भाजपा का मंत्री एक देशभक्त को उसके धर्म के आधार पर आतंकवादियों की बहन कह देता है, वैसा तो बिल्कुल नहीं करते आतंकवादी। सवाल ये है कि अगर ज्योति मल्होत्रा का नाम जहां आरा मसूद होता तो क्या होता? तब तो विजय शाह जैसे लोग उसे कच्चे चबा जाते, देश भर के मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगता और अब तक असदुद्दीन ओवैसी को देशद्रोही घोषित कर दिया गया होता। फिर से ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने हिंदुत्व के ठेकेदारों को जबरदस्त तमाचा मारा है और यह पहली बार नहीं है जब कोई हिंदू शेरनी या हिंदू शेर पाकिस्तानियों का नमक खाते हुए पकड़ा गया है या फिर आरोप लगा है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर को मत भूलिए, हमने पहले भी आपको बताया था, दिखाया था। ये व्यक्ति आरएसएस और संस्कार भारती से जुड़ा हुआ था मगर पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था और 2023 में एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया तो कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। अप्रैल 2025 में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2017 में शिवराज सिंह चौहान जब सीएम थे, मध्य प्रदेश एटीएस ने बजरंग दल, युवा मोर्चा भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा, उन्हें गिरफ्तार भी किया मगर राज्य सरकार ने केस ही नहीं लड़ा और सभी जमानत पर छूट गए। सोचिए, राज्य सरकार किसको बचा रही है? पाकिस्तान के लोगों को जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, जासूसी करते हैं, भारत के खिलाफ काम करते हैं। क्या शिवराज सिंह की सरकार उन लोगों को बचा रही थी? तो सवाल यह है कि आरएसएस वाले पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए क्यों पकड़े जाते हैं? आरएसएस तो खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कहता है और उससे जुड़े लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए और फिर आरएसएस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा कि पाकिस्तान को सेंसिटिव सूचना देने के आरोप में एक ट्रैवल ब्लॉगर को अरेस्ट कर लिया गया है। यहां तक तो एक्शन ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर एक्शन यहीं तक नहीं रुकना चाहिए। इन मंत्रालयों और विभागों में सालों से जाने वाले तमाम जर्नलिस्ट और खुद यहां काम करने वाले सामान्य कर्मचारी तक के पास सेंसिटिव तो क्या, छोटी मोटी सूचनाएं भी नहीं रहती हैं। तब इस ब्लॉगर को ऐसी सूचनाएं कौन दे रहा था? क्योंकि सिर्फ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों तक ही सूचना रहती है। सवाल है कि कथित रूप से पाकिस्तान की एजेंट बनी ब्लॉगर ने किसे अपना एजेंट बनाया? असली झोल वहां है। ज्योति मल्होत्रा का सोशल मीडिया खंगालिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह अपने आप को बचाने के लिए कथित रूप से उसने हिंदुत्व का सहारा लिया, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में जाकर खुद को भक्तों की हिंदू शेरनी कहलवाया। मगर धार्मिक झंडा लहराने वाला हर इंसान देशभक्त नहीं होता। कुछ लोग ज्योति मल्होत्रा जैसे भी होते हैं। हालांकि हम एक बार फिर से दोहराते हैं, आरोप लगे हैं और ये लोग सिर्फ यूट्यूब से ही पैसा नहीं कमाते, देश बेचकर भी कमाते हैं। और पहलगाम हमले के बाद ज्योति मल्होत्रा का वीडियो बयान है कि अगर कोई आतंकी
आतंकियों का समर्थन कर रहा है तो वो भारतीय नहीं है, और इस हमले के लिए सिर्फ सरकार नहीं हम सभी जिम्मेदार हैं। तो क्या यह ज्योति मल्होत्रा का कबूलनामा था? इन्फ्लुएंसर युग में ज्योति मल्होत्रा और मोदी सत्ता का कनेक्शन ऐसा था कि मोहतरमा उस वंदे भारत ट्रेन का भी प्रचार करती थी जिसे नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाते हैं। मगर ज्योति मल्होत्रा ने कुछ नया नहीं किया है। इस देश में मुखबिरी का इतिहास बहुत पुराना है। यह अलग बात है कि अब अंग्रेजों के मुखबिर देशभक्त कहलाने लगे हैं। ज्योति मल्होत्रा के बारे में सवाल बार बार होना चाहिए और चीख चीख कर होना चाहिए कि एक यूट्यूबर को देश के बारे में सेंसिटिव जानकारी कहाँ से मिल रही थी, कहाँ से मिल रही थी? वो कोई नॉन बायोलॉजिकल तो थी नहीं कि भगवान से डायरेक्ट संपर्क में थी और पूछ लेती थी कि क्या है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बताइए, हमको पाकिस्तान को देना है। ज़रूर मंत्रालयों में या फिर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने ही कोई जानकारी ज्योति को दी होगी, तभी तो उसने पाकिस्तान भेजा होगा। सामान्य मानवीय को तो ये जानकारियां मिल नहीं सकती हैं। तो फिर उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? चित्रा त्रिपाठी ने लिखा है कि देश के साथ गद्दारी की सजा ऐसी हो जो पीढ़ियों तक बताई जाए। अपने देश से गद्दारी करके पाकिस्तान की पैरोकारी करने वाली महिला की अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए। देश के बाहर के दुश्मनों से निपटना आसान होता है, देश के गद्दारों को पहचानना बेहद मुश्किल होता है। बिल्कुल सही त्रिपाठी जी, आप एकदम सही कह रही हैं, मगर जरा अपने भीतर भी झांकिए, आप जो कर रही हैं वो देश के हित में है या फिर दुश्मनों के हित में है? आप जैसों ने पिछले 11 सालों से भारत के साथ जो किया है, भारत की संविधान और भारत के लोकतंत्र और भारत की जनता के साथ जो किया है, वो क्या किसी देशद्रोह से कम है के? मगर नरेंद्र मोदी ने तो कपड़ों से पहचानने की बात कही थी। ज्योति मल्होत्रा को कपड़ों से क्यों नहीं पहचान पाए? इसलिए क्योंकि कपड़ों में रंग अपना वाला था। सवाल यह है कि चित्रा त्रिपाठी अगर ज्योति मल्होत्रा को नमक हराम कह रही हैं तो जनता के पैसे से मोटी सैलरी लेकर सरकार का प्रोपेगेंडा करने वालों को क्या कहा जाए? उन लोगों को क्या कहा जाए जो पैसे दे देकर पाकिस्तानियों को बुलाकर टीवी चैनल पर भारत की सरकार, भारत की सेना, भारत के प्रधानमंत्री और भारत की जनता को गालियां दिलवा रहे थे? उन टुच्चे लपड़झंडिसों को क्या कहा जाए? क्या चित्रा त्रिपाठी जैसों के पास इसका कोई जवाब है? क्योंकि सुधीर चौधरी 2 महीना पहले चित्रा त्रिपाठी के ही सहयोगी थे और अब सरकारी पैसे से चलने वाले दूरदर्शन पर उन्होंने इजराइल का 4 साल पुराना वीडियो भारतीय डिफेंस सिस्टम का बताकर चला दिया। सवाल आपसे है, क्योंकि डीडी न्यूज आपके पैसे से चलता है, आपका पैसा खर्च करके आप ही को टोपी पहनाई जा रही है। इससे बढ़िया विश्वगुरु टाइप खेला और क्या होगा? क्योंकि ये न्यू इंडिया है, मोदी है तो मुमकिन है। दूरदर्शन हो चाहे पीआईबी, सब मोदी सत्ता के झूठ को सच साबित करने में लगे हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल पूछा है। इस बयान को लेकर रक्षा जानकार प्रवीण सहनी ने पोस्ट किया है तो उसे पीआईबी ने भ्रामक बताया है। भ्रामक क्या है पीआईबी ने नहीं बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान 15 मई का है। वीडियो बाइट के फ्रेम में 4 माइक नजर आ रहे हैं, 3 न्यूज एजेंसियों के और डीडी न्यूज का भी कैमरा नजर आता है। 15 मई की शाम 4:15 से 4:45 बजे के बीच ANI PTI IANS ने इस वीडियो को अपलोड किया है। हमने 17 मई की शाम 5:45 बजे चेक किया था। विदेश मंत्री का ये बयान तीनों ने नहीं हटाया है। जिस बयान को लेकर विवाद हो रहा है उसी को बीजेपी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। बीजेपी के हैंडल पर 1.5 मिनट का वीडियो बयान है। हमने चेक किया है तो 5:45 बजे तक वीडियो के हैंडल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान मौजूद है। क्या विदेश मंत्री ने अपने इस बयान को लेकर सफाई दी है? क्या विदेश मंत्री ने कोई खंडन किया है? क्या उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है? पीआईबी का ठप्पा प्रवीण सहनी की पोस्ट पर है, लेकिन जिन एजेंसियों ने वीडियो पोस्ट किया है उस पर नहीं है। तो क्या चैनलों पर राहुल के सवाल के साथ विदेश मंत्री का बयान चलेगा? अंतर बताया जाएगा। जरा सोचिए, प्रवीण सहनी ने उसी बयान को लेकर सवाल कर दिया तो उनकी बातों को भ्रामक बता दिया गया, मगर जो बात असल में है, जो मूल है, उस पर कहीं भी भ्रामक नहीं बताया गया। तमाम न्यूज एजेंसियों के चैनलों पर वो वीडियो अवेलेबल है। ये अमृतकाल है, ये खाली अमृतकाल में ही हो सकता है। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि आतंकी ठिकानों पर हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी देना क्राइम है। ऐसा करने के लिए किसने कहा था और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितने फाइटर जेट गंवाए? मगर इन सवालों का जवाब मोदी सत्ता नहीं दे पाई, वो सिर्फ राजनीति कर रही है। वैसे आप भी सोचिए कि क्या दुश्मन देश पर हमले से पहले आप जानकारी देंगे कि भैया हम तुम्हारे यहाँ हमला करने जा रहे हैं और खाली आतंकवादियों को मारेंगे और किसी को नहीं मारेंगे? तो जो देश आतंकवादियों को पालता पोसता है, क्या वो अपने आतंकवादियों को बचाएगा नहीं? और अगर पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को बचा लिया तो फिर किसके मारे जाने का दावा किया जा रहा है कि हमने बम मार के आतंकवादियों को मार दिया? क्या इन सवालों के जवाब मोदी सरकार के पास हैं? ये कितना बड़ा मामला है, कितना गंभीर मामला है कि भारत
भारत सरकार के मंत्री, विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। राजनीति शशि थरूर को लेकर भी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने शशि थरूर को अपना स्टैंड बता दिया है। बावजूद इसके शशि थरूर सरकार के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होते हैं तो फिर उसे अनुशासनहीनता के दायरे में समझा जाएगा। तब थरूर के पास अब अपने कपड़े का रंग बदलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि शशि थरूर देश के नाम पर शहीद होना चाहते हैं, ताकि वो कह सकें कि देश के लिए जब मोदी सरकार का साथ देने का वक्त था तो हमने काम किया, और इसीलिए उनके खिलाफ कांग्रेस ने एक्शन लिया। मगर पिछले 11 सालों में 70 से ज्यादा देश घूमने और करोड़ों रुपया खर्चा करने के बावजूद नरेंद्र मोदी भारत की पोजीशन मजबूत नहीं कर पाए, बल्कि कमजोर कर दिया। जो था उसको भी डुबा दिया। अब 50 सांसदों का ग्रुप मोदी सत्ता को कैसे बचाएगा? ग्लोबल दुनिया में नरेंद्र मोदी का डंका एकदम फट चुका है पूरी तरह से। किसी भी देश का प्रतिनिधिमंडल कितना सफल होगा यह उस देश के नेता के कैरेक्टर पर निर्भर करता है। अगर मुंबई हमले के बाद दुनिया ने भारत के प्रतिनिधिमंडल को गौर से सुना तो सिर्फ इसलिए नहीं सुना कि उस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेसी थे या भाजपाई, बल्कि इसलिए सुना क्योंकि मनमोहन सिंह की कथनी और करनी में अंतर नहीं दिखता था। वो झूठ नहीं बोलते थे, गाल नहीं बजाते थे, छाती नहीं पीटते थे। सवाल यह भी है कि मोदी शाह ने प्रतिनिधिमंडल भेजने के मामले पर कांग्रेस के साथ राजनीति क्यों की? क्या हर मामले में राजनीति खेलना जरूरी होता है? अपना उल्लू सीधा करना जरूरी होता है? देश से कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैंने बार बार कहा है कि इन लोगों को देश चलाना नहीं आता, देश चलाने से मतलब भी नहीं है, देश बनाने से मतलब नहीं है, सरकार बनाने से मतलब है। सरकार रहनी चाहिए, देश चले चाहे न चले। अगर बात एक सुर में बोलने की है, एकजुटता की है, तो ताली सिर्फ एक हाथ से तो बजती नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को साथ ले, मगर नरेंद्र मोदी और शाह का ये स्वभाव है ही नहीं। गुजराती जोड़ी ने इस मौके का इस्तेमाल कांग्रेस को नीचा दिखाने और पार्टी को तोड़ने के लिए किया है। मोदी सत्ता ने कांग्रेस से नाम मांगे, मगर आनंद शर्मा को छोड़कर कोई भी नाम शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम नहीं दिया था, लेकिन शशि थरूर का नाम कमेटी में जोड़ दिया गया अपने मन है। तो पहला सवाल यह है कि कांग्रेस से नाम क्यों मांगे? दूसरा सवाल ये कि जब अपने ही मन की करनी थी तो फिर सबको साथ लेकर चलने की बकैती क्यों? मोदी सत्ता जो कर रही है उसका एक ही मैसेज है कि महामानव को विपक्ष भी दंडवत चाहिए, जो सवाल न करे और जो फरमान हो उसको पूरा करे। शशि थरूर इस लाइन का अक्षरशः पालन कर रहे हैं और कह दिया है कि देश को जहां भी जरूरत होगी वहां हाजिर रहेंगे। मगर सच्चाई ये है कि देश से ज्यादा मोदी सत्ता को शशि थरूर की जरूरत है। तो क्या महामानव विदेश मंत्री एस जयशंकर से ये कह रहे हैं कि अब तुमसे न हो पाएगा, रहने दो, थरूर को लाना पड़ेगा? सवाल ये भी है कि बतौर विदेश मंत्री क्या जयशंकर का टाइम पूरा हो गया है? सच तो ये भी है कि मोदी शाह की जोड़ी राहुल गांधी को मौका दे रही है कि वो कांग्रेस के सांसदों को अंतरात्मा की आवाज पर फैसला लेने को कहें कि आप तय करिए कि पार्टी लाइन फॉलो करनी है या सरकार का फैलाया हुआ रायता समेटना है। और जैसे ये होता है, पार्टी लाइन का उल्लंघन करने वालों को दरवाजा खोलकर बाहर कर दिया जाए, क्योंकि पार्टी अंतरात्मा की आवाज़ पर नहीं चलती, पार्टी सामूहिक आवाज़ पर चलती है, जहां छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े बुजुर्ग नेता तक सबकी आवाज़ का पालन होता है। जयराम रमेश ने ठीक ही कहा था कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना दोनों अलग चीज़ें हैं, यानी मैं होना और का होना अलग चीज़ें हैं, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। राहुल गांधी के लिए यह तय करना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस के नेता पार्टी लाइन फॉलो करें, अदरवाइज नरेंद्र मोदी तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस भी उनके मिजाज को फॉलो करे। लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल की राजनीति में मोदी सत्ता खुद एक्सपोज हो गई, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल के हर ग्रुप में देश के मुसलमानों और ईसाइयों को चुन चुन के भरा गया है, चाहे वो जॉन ब्रिटास हो या असदुद्दीन ओवैसी या फिर सलमान खुर्शीद। सवाल यह है कि भाजपाइयों ने तो खुलकर कहा था कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, उन्होंने मुस्लिम सांसद भी नहीं बनाए। अगर विपक्ष में अल्पसंख्यक या मुस्लिम सांसद नहीं होते तो फिर भाजपाई संघी मोदी किस मुसलमान को दुनिया के देशों में भेजते? किसे भेजते कि वो जाकर अरबी शेखों को समझाए कि भारत आतंकवाद का मारा हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सत्ता का प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला पोएटिक जस्टिस नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को दिखाने के लिए पहले उसे कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे करना पड़ा और अब मुस्लिम सांसदों को, अल्पसंख्यक सांसदों को। इसलिए कहा गया है कि आसमान पर थूकना नहीं चाहिए। देश बड़ा है, कोई व्यक्ति नहीं। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति अब तक सही ट्रैक पर रही है, मगर थरूर के मामले में मोदी सत्ता ने कांग्रेस को खून का घूंट पीने पर मजबूर कर दिया है। उसे न चाहते हुए भी प्रतिनिधिमंडल में अपने नेताओं को भेजना पड़ रहा है। लेकिन ये समय इसका नहीं था, ये समय सविनय अवज्ञा का था। ये कहने का था कि हम मोदी की मनमर्जी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे। पार्टी सेना के साथ है, लेकिन हमारा काम मोदी सत्ता को बचाने का नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करते, विपक्ष को भरोसे में नहीं लेते, विपक्ष से बातचीत नहीं करते, राय नहीं लेते, जानकारी नहीं देते और
पार्टी के लिए पार्लियामेंट पहले है, क्योंकि कांग्रेस लगातार संसद के विशेष सत्र की मांग कर रही है, मगर मोदी सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मोदी में नेहरू की तरह हिम्मत है? क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की और जवाहरलाल नेहरू ने बीच युद्ध में संसद का सत्र बुलाया। तब के विपक्ष ने नेहरू को जमकर सुनाया, मगर आज भाजपाई चाहते हैं कि लोकतंत्र के सभी नियमों को ताक पर रख देने वाले प्रधानमंत्री की देश आरती उतारे, चाहे वो कुछ भी करते रहे, चाहे देश को ट्रंप के भरोसे छोड़ दें, और जो सवाल उठाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। देश को तय करना होगा कि वो मोदी से सवाल पूछेगा या सरेंडर करेगा। फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी से अपील है, इस चैनल को आपके सहयोग की आवश्यकता है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड, अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।